हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूजीसी नेट जून 2023 के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और 13 जून से उसके एग्जाम स्टार्टेड है। फॉर्म फिल की जा रही है। 10 मई से लेकर के 31 मई तक डेट दिया गया है। तो यदि आप लोग भी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो जाकर पहले फॉर्म भर ले, ठीक है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट डेट पर क्या होती है, सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाते, उस टाइम बड़ी परेशानी होती है। तो फॉर्म जाके भर ले। और आप सब के लिए मैं बहुत बड़ा बिग इनिशिएटिव लेके आ रहा हूं। इनिशिएटिव ये है कि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है वो एक रिवीजन का टाइम पीरियड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके रिवीजन को मैं एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊं। तो इस रिवीजन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मैं एक मैराथन सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस केवल पेपर 1 के, जी हां 500 प्लस क्वेश्चंस पेपर 1 के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक सीरीज वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करके मैं लाऊं, जिसका फर्स्ट लेक्चर आज मैं रिलीज करने जा रहा हूं। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर आएंगे और हर एक लेक्चर्स के अंदर 20 क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। तो अभी से लगभग 1 महीने का समय है, तो लगभग 25 अगर वीडियोस में डालता हूं तो लगभग आपके 500 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, 20-20 क्वेश्चंस के। और वो सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी पीडीएफ आपको फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। मैं वहां पर अपलोड डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो इससे बढ़िया आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और कितना फायदा हुआ एग्जाम के बाद आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके या कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, नहीं। और अभी कितना हेल्पफुल हो रहा है आपके रिवीजन में, ये भी मुझे बता सकते हैं। या आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए क्वेश्चंस, वो आप मुझे बताएंगे तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा, ठीक है। शुरुआत मैंने की है इंडियन लॉजिक से। अभी आपने बोला कि इंडियन लॉजिक से आपने शुरुआत, क्योंकि इंडियन लॉजिक के लगभग 40-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर को देखते हुए और जो आने वाले एग्जाम है उसको देखते हुए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं शुरुआत वहां से कर रहा हूं और धीरे धीरे हर एक टॉपिक के मैं लगभग 20, 25, 30 इस तरह लगभग 500 क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा, ताकि आपका पूरा का पूरा पेपर 1 1 महीने के अंदर रिवाइज हो जाए। ये सीरीज पूरी यूट्यूब के ऊपर फ्री रहेंगी और हम लोग यूजीसी नेट नहीं पेपर 1 एंड पेपर 2 में डील करते हैं। तो यदि आप लोग भी यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरी की पूरी आपको एकदम एक स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज चाहिए, तो आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन के द्वारा आपको ऑनलाइन कोर्सेज और साथ ही साथ ऑफलाइन कोर्सेज भी हमारी चलती हैं, तो उसमें आप इनरोलमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो बिना वीडियो को समय गवाए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और लाते धमाकेदार क्वेश्चंस आपके लिए। साथ ही साथ इसके एक्सप्लेनेशन भी उसमें दिए गए हैं, जो एक्सप्लेनेशन आपको कंटेंट क्रिएट करने में, कंटेंट को समझने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक नई बैच भी शुरू की गई है प्रहार बैच के नाम से, ठीक है। यूजीसी नेट जेईई पेपर 1 पेपर 2 दिसंबर को टारगेट करते हुए उसमें मैराथन सीरीज की जो ये मैराथन सीरीज चल रही है वो भी आप उसमें मैराथन सीरीज भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ 1 साल का आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तैयारी करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 दिया क्या गया है, तो ये एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डाले जाने लगे हैं। तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्या इस पर वीडियो निकाला जाए। मैंने कहा कि बिल्कुल निकालेंगे भाई, आपको जो जो परेशानी हो रही है उस सबका सॉर्ट आउट निकाला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है, एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी डाले गए हैं, वो भी आपके पास आएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस पे टिक करेंगे। क्वेश्चंस को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो लिखा हुआ स्टेटमेंट 1 में लिखा गया है, क्या लिखी गई स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि अन्याय विकृति मिडिल टर्म इज बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म। अन्याय विकृति की अगर बात करते हैं, अनाव्या विकृति इसको कहते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग का जो टर्म्स है ना, थोड़े उसमें आपको परेशानी होगी, तो इसको अन्याय विकृति कहते हैं। अन्याय विकृति में हेतु पद मतलब मिडिल टर्म बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म, बोथ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली टू द मेजर टर्म। मेजर टर्म से
मिडिल टर्म बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म, मेजर टर्म से बोथ पॉजिटिव और निगेटिवली क्या करते हैं, रिलेटेड रहते हैं, ये कह रहा है ना, क्या कह रहा है, ये वाला कह रहा है। अब इसमें दूसरा है अन्याय विकृति में व्याप्ति का ज्ञान प्रस्तुतान्वय तथा अप्रस्तुतान्वय दोनों की संयुक्त विधि से प्राप्त होता है। द नॉलेज ऑफ व्याप्ति, हम जब पढ़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर व्याप्ति, क्या पढ़ते हैं, व्याप्ति, तो व्याप्ति के अंदर एक टर्म आता है, व्याप्ति नहीं, और व्याप्ति करने का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म। व्याप्ति करने का क्या मतलब होता है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का होना भी क्या कहलाता है, व्याप्ति कहलाता है। किसका, मिडिल टर्म का होना ही क्या कहलाता है, व्याप्ति कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, व्याप्ति कहलाता है। तो मिडिल टर्म में बोला कि द नॉलेज ऑफ व्याप्ति इन अन्याय विकृति इज अराइव्ड थ्रू द जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट इन द प्रेजेंस इन द एब्सेंस। जब भी अन्याय विकृति की बात करते हैं, देखिए अनाव्याय की बात करते हैं मतलब पॉजिटिवली, विकृति की बात करते हैं मतलब निगेटिवली। जब दोनों को जोड़ देंगे, अन्याव्याय का मतलब होता है पॉजिटिवली, विकृति का मतलब होता है निगेटिवली। जब दोनों को कंबाइन कर देंगे ना, तो दोनों कंबाइन करके क्या बन जाएगा हमारा, दोनों कंबाइन बन जाएगा पॉजिटिवली और निगेटिवली, पॉजिटिवली और निगेटिवली। हमारे कंटेंट के अंदर भी क्वेश्चन, पूरा कंटेंट को मैंने निचोड़ करके बनाया था कि अन्याय विकृति की जब बात करते हैं तो वहां पर पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों बात करेंगे। किसी बात करेंगे, पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों बात करेंगे। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अगर आप दूसरे स्टेटमेंट की बात करोगे, किसकी बात करोगे, दूसरे स्टेटमेंट की, तो अन्याय विकृति का मतलब होता है एब्सेंस एंड प्रेजेंस। क्या बात होता है, एब्सेंस एंड प्रेजेंस दोनों की बात होती है। किसकी बात होती है, एब्सेंस एंड प्रेजेंस दोनों की बात होती है। किसकी बात होती है, किसकी बात होती है, एब्सेंस और प्रेजेंस। एब्सेंस का मतलब होता है पॉजिटिवली और पॉजिटिवली, और प्रेजेंस का मतलब होता है निगेटिवली। तो जब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों की आप बात करते हो तो दोनों की बात करनी पड़ेगी, प्रेजेंस की बात करनी पड़ेगी और एब्सेंस की बात करनी पड़ेगी। किसकी बात करनी पड़ेगी, प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों की बात करनी पड़ेगी। अनाव्याय का मतलब होता है पॉजिटिवली, विकृति का मतलब होता है निगेटिवली। जब अनाव्याय विकृति हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों स्लैश हो जाएंगे। और पॉजिटिवली का मतलब प्रेजेंस और निगेटिवली का मतलब यहां पर एब्सेंस, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे सर, कनेक्ट हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों सही है, तो व्याप्ति में जब हम मिडिल टर्म, व्याप्ति मतलब मिडिल टर्म की बात करते हैं, और मिडिल टर्म, और जब हम बात करते हैं अन्याय विकृति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अन्याय विकृति की बात करते हैं, तो वहां पर एक बात कौन सी, पॉजिटिवली और निगेटिवली, पॉजिटिवली और निगेटिवली। पॉजिटिवली का मतलब प्रेजेंस, निगेटिवली का मतलब एब्सेंस। पॉजिटिवली का मतलब प्रेजेंस और निगेटिवली का मतलब एब्सेंस। प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस एंड एब्सेंस दोनों हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज ट्रू। फिर उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए गए। जब मध्य पद एक अनुमान होता है तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रमुख पद से संबंधित होता है, इसे अनवैकृति कहते हैं। इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों के संबंध में और उनके संज्ञा के सानिध्य के बीच एक व्याप्ति या सार्वभौमिक संबंध पाया जाता है। अन्याय विकृति में व्याप्ति का ज्ञान अनुपस्थित में उपस्थित समझौते की संयुक्त पद्धति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार कथन 1 और कथन 2 दोनों यहां पर क्या है, बिल्कुल सही माने जाते हैं। कथन 1 और 2 यहां पर दोनों सही माने जाएंगे। चलो अगले की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणा आर एक्सेप्टेड वैलिड बाय द न्यायिक। न्याय सिलोगिज्म के द्वारा इनमें से कौन से को किसको क्या किया गया, वैलिड माना गया है। तो जब न्याय सिलोगिज्म हमने पढ़ा था तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, वैलिड, इनवैलिड। वैलिड मतलब वो जिसका आप प्रमाण दे सकते हो, प्रमाण, जिसका आप प्रमाण दे सकते हो वो क्या है, वैलिड है। जिसका हम प्रमाण नहीं दे सकते वो क्या है, इनवैलिड मानी जाती है। क्या मानी जाती है, इनवैलिड मानी जाती है। तो जब वैलिड की बात की जाएगी तो वैलिड में कौन कौन सा आएगा, इसमें से वैलिड की जब बात की जाएगी तो वैलिड में कौन कौन सा आएगा, वैलिड में क्या क्या आएगा, तो सर वैलिड में परसेप्शन आएगा, क्योंकि जब वैलिड की बात करते हैं तो वहां पर 4 बात की जाती है। परसेप्शन आएगा, इन्फ्रेंस अनुमाना आएगा, इसके बाद वर्बल टेस्टिमनी आएगा, कंपैरिजन उपमाना भी आएगा, तुलना भी आएगा। तो ए बी डी ई। अगर हम बात करते हैं न्याय के द्वारा वैलिड की बात, न्याय सिलोगिज्म में वैलिड की बात, तो वैलिड में कौन कौन से आएंगे, परसेप्शन जिसको आप प्रत्यक्षा कहते हैं,
अनुमाना, इन्फ्रेंस, अनुमान, वर्बल टेस्टिमनी, शब्दा, इसके बाद कंपैरिजन, उपमाना भी आएगा। और इनवैलिड में क्या आती है? तो इनवैलिड में दो आती है, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि और अर्थापति, अनुपलब्धि और अर्थापति। ये दो कहां पर आते हैं? इनवैलिड सोर्स में। कहां पर आते हैं जी? इनवैलिड सोर्स के अंदर आते हैं। कहां पर आते हैं? इनवैलिड सोर्स के अंतर्गत आते हैं। इनवैलिड सोर्स के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? इनवैलिड सोर्स के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएंगे इसके? ए बी डी ई आंसर हो जाएगा आपका सी, ए बी डी ई। चलिए इसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया, एक्सप्लेनेशन आप आराम से उसको पढ़ लोगे, आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। नहीं, क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के द्वारा इनमें से कौन से पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है? इट इज अ डिडक्टिव, इट इज अ इंडक्टिव, इट इज अ फॉर्मल, it is a formal, it is a material, it is always leads to from universal to particular। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है? ढूंढना है कि कौन सा कथन सही है। तो अगर हम बात करते हैं क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक की, तो वो बात करता है किस पर? इस पर, ए बी, किस पर बात करता है? तो ए पॉइंट पर इट इज डिडक्टिव, या डिडक्टिव भी होता है, इंडक्टिव भी होता है, इसके बाद ये फॉर्मल भी होता है, या मटेरियल भी होता है। ये इट इज ऑलवेज लीड्स टू यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर ओनली। जब ये ओनली लगा दिया है ना, तो ये गलत हो गया। केवल यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर नहीं होता है, केवल यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर नहीं होता है, कभी कभी पर्टिकुलर टू भी यूनिवर्सल होते हैं। क्योंकि यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर नहीं होता, कभी कभी पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल भी होता है। इसने क्या लिखा दिया है? इट्स ऑलवेज लीड्स फ्रॉम यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर ओनली। यहां पर क्या हो गई? टर्म गड़बड़ हो गई है। यहां पर टर्म क्या हो गई है? गड़बड़ हो गई है, क्योंकि वहां पर ओनली नहीं रहेगा, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल दोनों हो सकते हैं। पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर दोनों हो सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सर इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी डी, ए बी सी डी इसके। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के एवज में इनमें से कौन से कथन सही है? इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के एवज में इसमें से कौन से कथन सही है ना? इसमें से कौन से कथन सही है? मतलब इट ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू, द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। अगर इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू, अगर सभी प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो हमेशा क्या होगा? कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा। क्या होगा? कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा। अगला है, इट क्लेम्स टू सपोर्ट इट्स कंक्लूजन ओनली विद सम डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। It claims support its conclusion to consecutively। इसमें निष्कर्ष के संपूर्ण समर्थन का दावा किया जाता है। इसमें निष्कर्ष पूर्णतः पहले से आधारवाद में अंतर्निष्ठ होते हैं। देखिए जब आप इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करते हो ना, किसकी बात करते हो? इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करते हो। तो अगर हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो बोला कि इट क्लेम्स टू सपोर्ट इट्स कंक्लूजन ओनली। ये हमेशा अपने निष्कर्ष के समर्थन का दावा केवल किस पर करता है? प्रोबेबिलिटी के ऊपर, डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना के ऊपर ये बात करता है कि कंक्लूजन जो है वो क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। किस पे बात करता है? प्रोबेबिलिटी पे बात करता है। किस पे बात करता है? प्रोबेबिलिटी पर। किस पे बात करा जाएगा? प्रोबेबिलिटी पे बात की जाएगी। किस पे बात की जाएगी? प्रोबेबिलिटी पे बात की जाएगी। किस पे बात की जाएगी? प्रोबेबिलिटी पे बात की जाएगी। इट क्लेम्स टू सपोर्ट इट्स कंक्लूजन ओनली विद सम डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक किस पे बात करते हैं? डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बात करता है। किस पे बात करता है? डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बात करता है। समर्थन करता है लेकिन किसके ऊपर? संभाव्यता के ऊपर। किसके ऊपर? संभाव्यता के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है ना लिखा हुआ, आगमनात्मक युक्ति के बारे में सत्य कथन। इसमें निष्कर्ष के समर्थन का दावा केवल संभाव्यता है, कुछ सीमा तक ही किया जाता है। यदि तर्क शास्त्रियों को आधारवाद की सत्ता और विश्वास है तो निष्कर्ष भी सत्य होगा। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कल्पना शामिल नहीं होती है। क्या होती है इसमें? कल्पना शामिल बिल्कुल नहीं होती है ना?
चल क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 की जब बात की जाएगी, बोला क्या, व्हेन इन्फ्रेंस इज बेस्ड नॉट कॉजल बट ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस व्हाट इज कॉल्ड एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। जब अनुमान, जो अवमानना की बात करते हैं, अनुमान की इन्फ्रेंस की बात करते हैं, कार्य कारण भाव पर आधारित ना होकर सह अस्तित्व के एक रूपता पर आधारित होती है। जब अनुमान जो है वो कार्य कारण भाव पर आधारित ना होकर सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस की एक रूपता पर क्या होती है, आधारित होती है। तो तर्क भारतीय शास्त्रीय मत के अनुसार इसे क्या कहा जाता है? केवलान्वयी, सामान्य द्रोस्ता, पूर्वावत, शेषावत। जब किसी बात की जाए, जब अनुमान कार्य कारण भाव पर आधारित नहीं है बल्कि को एग्जिस्टेंस पर आधारित है। किस पर आधारित है? को एग्जिस्टेंस पर आधारित है। तो जब को एग्जिस्टेंस पर आधारित होती है तो उसे क्या कहा जाएगा सर? उसे सामान्य द्रोस्ता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? सामान्य द्रोस्ता कहा जाएगा। ना ही पूर्वावत ना ही शेषावत। पहले कॉज फिर इफेक्ट पूर्वावत, पहले इफेक्ट फिर कॉज शेषावत, केवलान्वयी, केवलान्वयी, ठीक है। समान, इसको क्या कहेंगे? सामान्य द्रोस्ता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? सामान्य द्रोस्ता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? सामान्य द्रोस्ता कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किसकी? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन, दूसरा रीजनिंग के बारे में बात करता है। साउंड इज नॉन इटर्नल। साउंड क्या है? नॉन इटर्नल है। साउंड क्या है? नॉन इटर्नल है। तो साउंड नॉन इटर्नल, एक मिनट, साउंड नॉन इटर्नल है बिकॉज इट्स कॉज्ड, ध्वनि अशाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है। असर्शन सही है गलत है? अगर आप असर्शन को देखोगे तो बिल्कुल सही बोल रहा है। ध्वनि अशाश्वत है। ध्वनि क्या है? अशाश्वत, मतलब वो शाश्वत नहीं है क्योंकि वह उत्पन्न होती है। जो चीज उत्पन्न होती है वो खत्म होंगी होंगी, जो चीज उत्पन्न होती है वो खत्म होंगी होंगी, है ना। तो बोला कि ध्वनि क्या है? ध्वनि जो है बिल्कुल अशाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है। सही है गलत है? सर बिल्कुल सही है, ध्वनि अशाश्वत है क्योंकि उत्पन्न होती है। तो असर्शन तो सही है। अब रीजन की बात, हेतु ध्वनि की शाश्वतता प्रमाणित नहीं करता है, अब तो इसकी अशाश्वतता को स्थापित करती है। अब जब असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं इजी तरीके से, वो मैं बताता हूं। इजी तरीके से आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो जब कभी भी देखिए असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आए तो पहले देखना है असर्शन सही है या नहीं सही है। तो यहां पर क्या दिख रहा है? असर्शन बिल्कुल सही है सर। फिर देखना है कि रीजन सही है या नहीं है। रीजन भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि रीजन कह रहा है हेतु, मिडिल टर्म जो है वो ध्वनि की शाश्वतता को प्रमाणित नहीं करता है, अब तो इसकी अशाश्वतता को स्थापित करती है। जो मिडिल टर्म है, कोई भी चीज प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? मिडिल टर्म। क्या चाहिए? किसकी हेल्प चाहिए? मिडिल टर्म की हेल्प चाहिए। लेकिन मिडिल टर्म ये बताने में या प्रमाणित करने में असमर्थ है कि ध्वनि शाश्वत है। तो अगर मिडिल टर्म ध्वनि को शाश्वत होने में क्या कर, ध्वनि को शाश्वत को प्रमाणित करने में असमर्थ है, इसका मतलब क्या एक्सेप्ट कर लेंगे? इसका मतलब कि वो अशाश्वत है। बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि भाई मिडिल टर्म का काम ये प्रूफ करना, और मिडिल टर्म ये प्रूफ करने में असमर्थ हो जाता है कि ध्वनि जो है वो क्या है? शाश्वत है। ये असमर्थ है वो। तो जब असमर्थ वो प्रकट करता है तो क्या हो जाएगा? अशाश्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशाश्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशाश्वत हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सही कर रहा है। अब ये देखना है कि देखिए जब दोनों सही हो जाए तो यहां पर आप ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएगा? दो प्रकार का, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। और असर्शन रीजन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है असर्शन को सही रूप से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? अब यहां पर देखेंगे आंसर की बात, तो जब आंसर क्या हो जाएंगे? यहां पर आंसर ए हो जाएगा। क्यों? अब आपको कैसे पता लग जाएगा क्यों? तो देखिए जब कभी भी असर्शन और रीजन सही हो जाए तो आपको क्या करना है? एक क्यों नाम का क्वेश्चन पूछना है। किससे? असर्शन से। क्यों क्वेश्चन पूछना है? किससे? असर्शन से क्वेश्चन पूछना है। क्यों? अब जैसे आपने कहा ध्वनि अशाश्वत है क्योंकि ये उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि हेतु जो है वो ध्वनि की
शाश्वतता को प्रमाणित नहीं कर सकती, इसीलिए वो उसे अशाश्वत माना जाता है। तो यदि एसर्शन क्यों का जवाब दे दे, ये ट्रिक है हमारा, एसर्शन आपका क्यों का जवाब दे दे, एसर्शन से आपने क्वेश्चन पूछा, रीजन क्या करे, अगर उसको एक्सप्लेन कर दे उस क्यों को, तो फिर एक्सप्लेन कर रहा है। अगर उस क्यों का आंसर नहीं दे पाया रीजन, तो फिर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अगर कर दिया तो एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं किया तो एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारे, आंसर हो जाएंगे इसके ए, बोथ assertion और रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ए और आर बिल्कुल सही है, और आर जो है वो assertion को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है जी, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके आपके क्या एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन को पकड़ के आप क्वेश्चंस को और बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन दिए गए, इसके एक्सप्लेन करके दिए गए, एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उसको देख लीजिए। आगे बात की जाए, अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट विद ऑल ट्रू प्रीमाइसेस विल लीड टू ट्रू कंक्लूजन। जब आप वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करते हो, किसकी बात करते हो, वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करते हो, तो अगर वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर सभी प्रीमाइसेस सही हैं, ऑल ट्रू प्रीमाइसेस विल लीड टू ऑल ट्रू कंक्लूजन। अगर सभी प्रीमाइसेस सही हैं तो सभी कंक्लूजन वहां पर क्या होंगे, सही होंगे। सभी प्रीमाइसेस सही है तो सही कंक्लूजन क्या होंगे, वहां पर सही होंगे। कहां पर, वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर, क्योंकि वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का निर्माण ही होता है जब ट्रू प्रीमाइस, सभी प्रीमाइसेस ट्रू हो और कंक्लूजन भी ट्रू हो। In a valid deductive argument, the conclusion follows from the premises without absolute necessity. क्या होता है, without absolute necessity? Valid deductive argument के अंदर conclusion क्या करता है, follow करता है, किस चीज को, premise को, किसको, premise को follow करता है with absolute necessity। किसकी, with absolute necessity को, किसको, with absolute necessity को क्या करता है। अब अगर हम बात करेंगे, देखिए अगर आपने कहा कि एक वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट अगर उसके अंदर प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन उसके क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। कंक्लूजन भी उसके क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट। कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, इसको ट्रू हो जाएंगे, है ना। और फिर कह रहे हैं क्या, फिर आप कह रहे हैं कि भाई इन अ वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट द कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम द प्रीमाइसेस विद एब्सोल्यूट नेसेसिटी। फिर उसके कि भाई कंक्लूजन फॉलो करता है किसको, प्रीमाइसेस को। भैया कंक्लूजन फॉलो करेगा प्रीमाइसेस को, तभी ना वो क्या कराएगा, वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट कहलाएगा, हाँ या ना। तभी ना वो वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट कहलाएगा, क्या, हाँ या ना। बिल्कुल सर। तो आंसर क्या हो जाएंगे, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि वो वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट है और सभी प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू होंगे ही। और अगर कंक्लूजन क्या करता है, फॉलो करेगा प्रीमाइसेस को विद एब्सोल्यूट नेसेसिटी, विद एब्सोल्यूट नेसेसिटी के बारे में। आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 की बात करेंगे। एक प्रॉब्लम हो गई यहां पर, सब मिस्टेक से यहां पर आ गया, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग प्रमाणास ऑफ इज डिफरेंटेड इनटू स्वार्थ और प्रार्थ। स्वार्थ और प्रार्थ, प्रमार्थ, अनुमाना दो भेद किए गए हैं। बोला कि विच आर द फॉलोइंग प्रमाणा, किस प्रमाणास के अंदर डिफरेंशिएट किया गया उसको दो चीजों में, स्वार्थ और प्रमार्थ, स्वार्थ और प्रमार्था के बीच। तो किसके बीच, अनुमाना के बीच, किसके बीच, अनुमाना के बीच। इसमें सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आ गया है ना। थोड़ा सा मिसप्रिंट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। किसके अंदर, किस प्रमाणा के अंदर स्वार्थ और प्रार्थ आता है, तो अनुमाना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, अनुमाना के अंतर्गत, स्वार्थ और प्रार्थ, स्वार्थ और प्रार्थ के बीच, है ना, स्वार्थ और प्रार्थ के बीच। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो कथन दिए गए हैं। टू अ वर्ड ऑफ प्रोपोजिशन वी चेंज इट्स क्वालिटी एंड रिप्लेस द प्रेडिकेट टर्म विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट।
हम एक प्रतिज्ञप्ति के परिवर्तन के लिए उसमें गुणात्मक परिवर्तन करते हैं और विधेय पद को उसके पूरक से प्रतिस्थापित करते हैं। क्या करते हैं? एक प्रतिज्ञप्ति प्रपोजिशन को, किसको? एक प्रतिज्ञप्ति प्रपोजिशन को दूसरे प्रतिज्ञप्ति से क्या करते हैं? दूसरे प्रतिज्ञप्ति से उसे रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं? उसको दूसरे प्रतिज्ञप्ति से रिप्लेस करते हैं। दूसरे प्रतिज्ञप्ति से क्या करते हैं? उसको रिप्लेस करते हैं और उसमें क्या करते हैं? गुणात्मक परिवर्तन करते हैं और विधेय पद को पूरक से क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं। टू ओवर्ट अ प्रपोजिशन वी चेंज इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी चेंज करनी होगी एंड रिप्लेस द प्रेडिकेट टर्म विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट से प्रेडिकेट को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। स्टेटमेंट 2 की बात की जाएगी। Obversion is valid for any standard form categorical proposition. Obversion is valid for any standard form categorical proposition. प्रतिवर्तन निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति के किसी भी मानक के रूप के लिए वैध है। ठीक है, अगर इसका आंसर पूछा जाता है, इसमें 2-3 टर्म। पहला क्या? प्रपोजिशन। क्या कहना? प्रपोजिशन। और उस प्रपोजिशन के अंदर किस चीज को? उस प्रपोजिशन के अंदर चेंज इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को चेंज करना और उसके प्रेडिकेट को रिप्लेस करना। किसको रिप्लेस करना? प्रेडिकेट को रिप्लेस करना विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट की वजह से। किसकी वजह से? कॉम्प्लीमेंट की वजह से। किसकी वजह से? कॉम्प्लीमेंट की वजह से। हम एक प्रतिज्ञप्ति के प्रतिवर्तन के लिए इसमें गुणात्मक परिवर्तन करते हैं और विधेय पद को उसके पूरक से क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं। बिल्कुल ठीक, स्टेटमेंट क्या? बिल्कुल करेक्ट है। ओवर्जन इज वैलिड फॉर एनी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। ठीक है, ओवर्जन क्या है? वैलिड है किसी भी तरह के कैटेगोरिकल, एनी स्टैंडर्ड, किसी तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन के किसी भी तरह के स्टैंडर्ड के लिए वो क्या है? वैलिड माना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा सर? इसके आंसर हो जाएंगे आपके ए। आंसर क्या हो जाएंगे? ए। यहां पर आपको दिया गया प्रतिज्ञप्ति के परिवर्तन के लिए इसमें गुणात्मक परिवर्तन करते हैं और विधेय पद को उसके पूरक से क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं। इस तरह से प्रतिवर्तन निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति के किसी भी मानक रूप के लिए क्या है? वैध माना जाता है। प्रतिवर्तन जो है उसके आपको डेफिनेशन देकर के दिए गए क्वेश्चन नंबर 9 में। मतलब जो भी टर्म यूज किए गए उसके एक्सप्लेनेशन आपको दे दिए गए पीडीएफ के अंदर। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। कहां मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। अ वैलिड कैटेगोरिकल सिलोगिज्म, if a term is distributed in the conclusion then it must be distributed in the premises. वैलिड कैटेगोरिकल प्रपोजिशन के लिए क्या करना है? वैलिड कैटेगोरिकल प्रपोजिशन के लिए अगर कोई टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आप जानते ही हैं, उसके साथ क्या लगाना चाहिए? ऑल और नो लगाना चाहिए। उसके साथ क्या लगाना चाहिए? ऑल लगाना चाहिए, नो लगाना चाहिए, ऑल और नो लगाना चाहिए। तो बोला कि अगर एक आर्गुमेंट के अंदर ए वैलिड कैटेगोरिकल सिलोगिज्म, इफ अ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन, अगर कोई टर्म कंक्लूजन के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? अगर कोई टर्म कंक्लूजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइस, तो वो प्रीमाइस के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड माने जाएंगे। क्या होंगे? तो वो प्रीमाइस के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड माने जाएंगे। अगला टर्म क्या है? द कंक्लूजन ऑफ अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, वैलिड आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन कैन नॉट असर्ट एनी मोर देन इट कंटेन्ड इन द प्रीमाइसेस। बोला कि किसी वैध तर्क का निष्कर्ष तर्कवाद की अपेक्षा अधिक प्रबल नहीं हो सकती है। ये भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएंगे? अब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब आंसर क्या करना है? क्वेश्चन पूछना है क्यों, किससे? असर्शन से। उसने कहा किसी वैध न्याय वाक्य में यदि कोई पद निष्कर्ष में वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे आवश्यक रूप से तर्क वाक्य में भी वितरित होना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि द कंक्लूजन ऑफ वैलिड आर्ग्यूमेंट, वैलिड आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन कैन नॉट असर्ट एनी मोर देन इट्स कंटेंट इन द प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस में जो कंटेंट होते हैं उससे ज्यादा अपेक्ष प्रबल नहीं हो सकता है। आंसर क्या आ जाएंगे? ए। आंसर क्या आ जाएंगे? ए हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएंगे? यहां पर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, इसके यहां पर दिए गए हैं एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 11, अगला कह रहा है इन समान द्रोष्टा इन्फ्रेंस द यूनिवर्सल रिलेशन बिटवीन द मेजर एंड मिडिल टर्म डिपेंड्स ऑन कैजुअल यूनिफॉर्मिटी। अभी आपने सामान्य द्रोष्टा के बारे में कहा, वहां पर जो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन इन्फ्रेंस डिपेंड्स ऑन कैजुअल यूनिफॉर्मिटी। किस पर? कैजुअल यूनिफॉर्मिटी पर। नो, किस पर? को एग्जिस्टेंस के ऊपर। किस पर? को एग्जिस्टेंस। अभी हमने पढ़ा ना कि किस पर? अनुमाना इन सामान्य द्रोष्टा इन्फ्रेंस, मतलब जब अनुमाना में हम सामान्य द्रोष्टा की बात करते हैं तो वहां पर जो यूनिवर्सल रिलेशन बनता है मेजर और मिडिल टर्म के बीच, वो डिपेंड करता है को एग्जिस्टेंस के ऊपर। किस पर? को एग्जिस्टेंस के ऊपर, ना कि कैजुअल यूनिफॉर्मिटी के ऊपर। वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है को एग्जिस्टेंस के ऊपर, ना कि कैजुअल यूनिफॉर्मिटी के ऊपर। किस पर? कैजुअल यूनिफॉर्मिटी के ऊपर। ठीक है, तो एसएसएल क्या है? बिल्कुल सही। एसएसएल क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बोला कैजुअल यूनिफॉर्मिटी। क्या आ जाएगा आंसर? आ जाएगा को एग्जिस्टेंस। आंसर क्या जाएंगे? ए इज फॉल्स, डी होंगे आंसर। ए इज फॉल्स। द मिडिल टर्म ऑफ द इन्फ्रेंस रिलेटेड टू मेजर टर्म नाइदर एज अ कॉज नॉट एज एन इफेक्ट। इन्फ्रेंसेस के अंदर जो मेजर टर्म और मेजर टर्म नाइदर एज अ कॉज नॉट एज अ इफेक्ट काम करता है। ये तो बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से नियत साहचर्य के न्यायिक दृष्टिकोण के संबंध में सत्य है? नहीं, निम्नलिखित में कौन से नियत साहचर्य न्याय व्यू ऑफ इनवेरिएबल कमिटेंस, न्याय वेरिएबल के इनवेरिएबल कमिटेंस में कौन कौन से पॉइंट्स इसमें से बिल्कुल सही है? कितने पॉइंट दिए गए? 4 पॉइंट दिए गए। इसमें से वैलिड पॉइंट को क्या करना है? आपको ढूंढना है। क्या करना है? वैलिड पॉइंट को आपको ढूंढना है ना? किसको ढूंढना है? वैलिड पॉइंट को आपको ढूंढना है। तो बोला इट इज डिटरमाइंड बाय इंडक्टिव प्रोसेस ऑफ रीजनिंग which correspond to Mill's method of agreement and method of difference। ये डिटरमाइन करता है इंडक्टिव प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। किस पर? इंडक्टिव प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। ये तो होगा ही। इट इज बेस्ड ऑन concomitance of affirmating that whether a product exists the material cause will therefore exist। ये भी ठीक है। नहीं, यदि अस्तित्ववाचकों के सर्चर पर आधारित जहां कहीं भी परिणाम का अस्तित्व होता है वहां उसके भौतिक कारण का भी अस्तित्व होता है। जहां पर रिजल्ट मिलेंगे, परिणाम मिलेगा, उसका भौतिक कारण भी मिलेगा। भी ठीक है। जहां नकारात्मक सच्चों पर आधारित या नकारात्मक सच्चों पर आधारित है, जहां कहीं भी भौतिक कारण का अस्तित्व नहीं होता वहां उसके परिणाम का अस्तित्व नहीं होता। जहां पर जहां पर कोई मटेरियल भौतिक कारण की बात नहीं होगी वहां पर उसके परिणाम का अस्तित्व भी नहीं होगा। आंसर ये भी ठीक है। ए बी सी। बोला कि अगला डी, न्याय व्यू ऑफ इंडक्टिव प्रोसेस डज नॉट करस्पॉन्ड टू मिल मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड मेथड ऑफ डिफरेंस। नहीं, ये क्या करता है? न्याय व्यू टू इंडक्टिव प्रोसेस डज नॉट, नया प्रोसेस ऑफ इंडक्टिव प्रोसेस ऑफ रीजनिंग विच किस पर? मिल्स मेथड। किस पर बात करता है? मिल्स मेथड की बात करता है। एबीसी आंसर होंगे इसके। आंसर क्या हो जाएंगे? एबीसी। यहां पर उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी एंड आर्ग्यूमेंट, न्याय फिलॉसफी एंड आर्ग्यूमेंट does not proceed on the issues that are as well established. According to Nyaya philosophy, an argument can proceed only to those issues that are completely and absolutely unknown. न्याय दर्शन के अनुसार सुप्रमाणित विषयों पर तर्क आगे नहीं बढ़ता। क्या कहते हैं? तर्क आगे वहां पर नहीं बढ़ता है। क्या कहता है? तर्क वहां पर आगे नहीं बढ़ता है। क्या कहता है? तर्क वहां पर आगे नहीं बढ़ता है ना? मतलब न्याय दर्शन के अनुसार सुप्रमाणित विषयों पर तर्क आगे नहीं बढ़ता है, सुप्रमाणित विषयों पर। अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी एन आर्ग्यूमेंट डज नॉट प्रोसीड, भाई डज नॉट नहीं होगा, प्रोसीड इन न्याय फिलॉसफी एन आर्ग्यूमेंट प्रोसीड ऑन द इश्यूज दैट आर वेल एस्टैब्लिश्ड। जो वेल एस्टैब्लिश्ड इश्यूज है उस पर वो क्या करता है? प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है। न्याय दर्शन के अनुसार तर्क उन्हीं विषयों पर आगे बढ़ सकता है जो पूर्णता और निरपेक्षता अज्ञात है। बिल्कुल गलत। न्याय दर्शन के अनुसार, किसके अनुसार? न्याय दर्शन के अनुसार तर्क उन्हीं विषयों पर आगे बढ़ सकते हैं जो पूर्णता और निरपेक्षता अज्ञात हो। ऐसा जरूरी नहीं है, केवल उन्हीं पर नहीं, जो ज्ञात भी है और अज्ञात दोनों पर बढ़ता है आगे। जो ज्ञात है उस पर भी आगे बढ़ता है न्याय फिलॉसफी, और जो अज्ञात है उस पर भी बढ़ता है। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएंगे? बिल्कुल गलत हो जाएंगे, है ना? प्राचीन भारत के 6 दर्शन में एक है न्याय दर्शन। दर्शन का अर्थ देखना, तो संपूर्ण सृष्टि को यथार्थता समझना दर्शन का ध्येय है। दर्शन का मतलब होता है देखना।
संपूर्ण सृष्टि को जैसा वो है उसी तरह समझना, यही दर्शन का क्या उद्देश्य है। दर्शन शास्त्र वेदों के उपांग कहे जाते हैं। न्याय दर्शन में सत्य को तर्क के द्वारा स्थापित करने की प्रक्रिया बताई गई। इसके सिद्धांत अन्य 5 दर्शन उपयोग में, जैसे अंग्रेजी में लॉजिक, डिडक्टिव, इंडक्टिव रीजनिंग, सिलोगेटिक रीजनिंग कहा जाता है। न्याय दर्शन चर्चाओं को 4 प्रकार विभक्त करते हैं। तर्क, इसमें तर्क, इसमें प्रमाणों और सिद्धांतों का पता लगा था। इसमें नियम बहुमत कम होते हैं, दृष्टिकोण और उनके सत्ता और विचार होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इंडियन लॉजिक मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिडक्शन और इंडक्शन। भारतीय तर्क शास्त्र में निगमन और आगमन दोनों के बीच क्या किया था? अंतर किया जाता है। आगमन और निगमन के बीच क्या किया जाता है? अंतर किया जाता है। आगमन और निगमन के बीच क्या किया जाता है? अंतर किया जाता है। किस पर? आगमन और निगमन के बीच अंतर यहां पर किए जाते हैं। इस पर आगमन और निगमन के बीच अंतर किए जाते हैं। एक, आगमन और निगमन के बीच क्या किए जाते हैं? अंतर किए जाते हैं। और भारतीय तर्कशास्त्र मूलतः चिंतन का अध्ययन किया जाता है, ना कि केवल चिंतन के आकारों पर। भाई बिल्कुल गलत। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल क्या कह रहा है? सही कह रहा है। सर स्टेटमेंट 1 भारतीय तर्कशास्त्र में निगमन और आगमन के मध्य भेद किया जाता है। नहीं, आगमन और निगमन के बीच में भेद नहीं किया जाता है। आगमन निगमन के बीच में भेद नहीं किया जाता है। भारतीय तर्कशास्त्र में मूलतः चिंतन का अध्ययन किया जाता है, ना कि केवल चिंतन के आकारों का। यहां पर चिंतन के आकार के साथ साथ चिंतन का भी अध्ययन किया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 क्या है? बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट 1 क्या है? बिल्कुल फॉल्स है। यहां पर उसके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। Which of the following steps of inference states the reason for establishment of proposition according to the classical Indian school of logic? The hill has fire because it has smoke. पहाड़ी में अग्नि है क्योंकि इसमें धुआं है। जहां कहीं भी धुआं होता है वहां अग्नि होती है, उदाहरण चूल्हा। इस पहाड़ी में धुआं है जो निर्पवारतः अग्नि से संबंध होता है, इसलिए इस पहाड़ी में क्या है? अग्नि है। इस तर्क के अनुसार तर्क वाक्य की स्थापना का कारण का उल्लेख करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो कारण का उल्लेख करता है? कौन सा वाक्य कारण? हित। कौन सा वाक्य कारण की बात करता है? तो पहला बात करता है किसका? प्रतिजना का। द हिल हैज फायर, प्रतिजना। बिकॉज इट हैज स्मोक, हेतु या लिंगा, कारण। तो कारण कौन बताता है? कारण बताता है इसमें बी। कारण कौन बताता है? बी। नहीं, ये हमारे नोट्स के मैंने नोट्स में डाले भी हुए थे और मैंने कहा था कि जैसा एग्जाम्पल दिया गया वैसा एग्जाम्पल पूछेगा। पहाड़ी में अग्नि है, ये क्या हो जाएगा? प्रतिजना। क्या हो जाएगा? प्रतिजना। ये क्या हो जाएगा? हेतु या लिंगा। तो हेतु का मतलब कारण, लिंगा जिसके का लिंगा जिसको आधार बनाएगा वो कारण हो जाएगा। ये क्या बन जाता है? उदाहरण। ये हो जाएगा उपमा, उपायना, उपायना। और ये क्या हो जाएगा? निगमना, निगमना, निगमना। क्या हो जाएगा? निगमना। क्या हो जाएगा? निगमना हो जाएगा। प्रतिजना, हेतु या लिंगा, उदाहरण, उपायना, निगमना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ओनली। आंसर क्या आ जाएंगे इसके? बी ओनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका, ओनली बी। अगला क्वेश्चन नंबर 16। तर्क के शास्त्रीय भारतीय मत के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरणों में विशेष वर्तमान प्रकरण में सार्वभौम सहवर्तन का अनुप्रयोग सन्निहित होता है? सार्वभौम सहवर्तन का अनुप्रयोग सन्निहित होता है। यूनिवर्सल कमिटेंस। सुकरात मरते हैं क्योंकि वह मनुष्य है। जो भी मनुष्य है वो मरते, जैसे कि पाइथागोरस। सुकरात मनुष्य है जो अनिवार्यता मरते हैं, अतः सुकरात क्या है? मरते हैं। ठीक है। किस चरण में विशेष वर्तमान प्रकरण में सार्वभौम सहवर्तन का अनुप्रयोग किया गया? कहां पर? सहवर्तन का उपयोग जो यहां पर किया गया। किस पे? सहवर्तन का उपयोग किया गया। तो सहवर्तन का उपयोग मतलब आगे सहवर्तन का अनुप्रयोग किया गया। तो अनुप्रयोग में किसके बात आते हैं? अनुप्रयोग में किसके बात आते हैं? ये तो हो गया प्रतिजना, ये हो गया हेतु या लिंगा, उदाहरण, उपायना। ये हो जाता है निगमना। निगमना, निगमना क्या कहलाता है? सर निगमना का मतलब होता है अनुप्रयोग। सहवर्तन का क्या करना? अनुप्रयोग करना। ठीक है। अतः सुकरात क्या है? मरते हैं। अतः सुकरात क्या है? मरते हैं। अगला, निम्नलिखित से कौन सा कथन न्याय तर्क शास्त्र के बारे में सही है? अनुमान केवल सामान्य से विशेष तक होता है। अनुमान केवल क्या होते हैं? विशेष से सामान्य की तरफ तक होती है। अनुमान केवल विशेष से सामान्य तक होती है क्या? नहीं, अनुमान केवल विशेष से सामान्य तक होती है। अनुमान विशेष से सामान्य तक होती है।
अनुमान केवल विशेष से विशेष तक होती है, अनुमान विशेष से समान माध्यम से विशेष तक होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अनुमान जो है वो सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य तरफ होता है, सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य के बीच होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएंगे? डी। विशेष से समान और सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य की ओर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, अनुमान के बारे में न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कारण प्रभाव पर आधारित है? कौन सा कार्य कारण के प्रभाव पर आधारित है? काले बादलों से भारी वर्षा का अनुमान करना, नदी में द्रुतगामी कीचड़ भारी जल से विगत की वर्षा का अनुमान करना, किसी पशु के सींगों से विदर्भ खुरों का अनुमान करना, जब हम किसी व्यक्ति के घर के बाहर उसका अस्तित्व होने का अनुमान करते हैं क्योंकि वो व्यक्ति अपने घर में समवर्ती रूप से उपस्थित नहीं है। इसमें से कौन सा क्या हो जाएगा? कौन सा अनुमान कार्य कारण, कार्य कारण प्रभाव, कार्य और कारण प्रभाव पर क्या हो जाएंगे? आधारित होंगे, कार्य कारण प्रभाव पर आधारित होंगे। इसमें होंगे कार्य कारण प्रभाव पर आधारित होंगे। अगर कार्य कारण प्रभाव की बात करोगे, आप किसकी बात करोगे? कार्य कारण प्रभाव की बात करोगे, यहां पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा ये वाला, काले बादलों से भारी बारिश का अनुमान करना। और काला बादल लगा हुआ था, हम क्या कर रहे हैं? ओ, इसका मतलब भारी वर्षा होगी क्योंकि बादल बिल्कुल घने काले हैं, बादल बिल्कुल घने काले हैं। इसके बाद है नदी में द्रुतगामी कीचड़ भरे जल से विगत की वर्षा का अनुमान करना। नदी में क्या हो गया है? बहुत ज्यादा कीचड़ है, पानी भरा हुआ है। इसका मतलब हम क्या सोचेंगे? ओ, विगत, विगत मतलब जो बीत चुका है, बीते समय में वर्षा हुई है, इसीलिए नदी में क्या लगा हुआ? पानी लगा हुआ है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, ए एंड बी हो जाएगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 19, तर्क शास्त्र के शास्त्रीय भारतीय मत के अनुसार शाब्दिक रूप अनुमान का अभिन्न अंग है। शाब्दिक रूप जो है, वर्बल फॉर्म इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। वर्बल फॉर्म कौन सा? शाब्दिक रूप अनुमान का अभिन्न अंग है। शाब्दिक रूप जो है वो अनुमान का अभिन्न अंग है। सही है गलत है? सही है गलत है? भैया आपने अनुमाना और शब्द दो अलग अलग टर्म्स हैं। अगर आप बात करोगे किसकी? आप बात करोगे क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक की बात करोगे। किसकी बात करोगे? क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक की बात करोगे तो अनुमाना बिल्कुल सेपरेट एक टर्म है। अनुमाना है ना, एक सोर्स से नॉलेज प्राप्त करने का, और दूसरा हमारा शब्द, वर्बल। अनुमाना और शब्द दोनों अलग अलग। तो जब अनुमाना और शब्द दोनों अलग अलग हैं, क्या अनुमाना और शब्द दोनों अलग अलग हैं, तो क्या आप ये बताइए क्या वो एक दूसरे में जुड़े हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? कथन एक स्ट्रॉन्ग गलत है। कथन दो के बारे में पढ़ते हैं। तर्क संबंध शास्त्रीय भारतीय मत पृथक अनुमान प्रक्रिया के रूप में आगमन और निगमन के बीच अंतर करता है। वो क्या करता है? आगमन और निगमन के बीच अंतर करता है? नहीं जी, कभी वो आगमन और निगमन के बीच अंतर नहीं करता है। इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक आगमन और निगमन के बीच अंतर करता ही नहीं। इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक आगमन और निगमन के बीच अंतर नहीं करता है। लॉजिक जो है आगमन और निगमन के बीच अंतर करता ही नहीं है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के सीरीज में लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बोल दिया था पहले 20 क्वेश्चन की सीरीज होंगे। स्टेटमेंट 2 1 और 2 क्या करें? स्टेटमेंट 1 अरस्तु का न्याय वाक्य निगमन और आगमन को अपृथक्करण रूप से संबंधित मानता है। अरस्तु का जो न्याय वाक्य है, हम जो अभी न्याय पढ़ रहे वो किसके द्वारा दिया गया? अभी जो हम न्याय पढ़ रहे वो किसके द्वारा दिया गया? तो अभी जो न्याय पढ़ रहे वो आपको दिया गया किसके द्वारा? वो दिया गया है नहीं न्याय पक्ष गौतम के द्वारा। तो बोला अरस्तु का जो न्याय वाक्य निगमन और आगमन को अपृथक्करणीय रूप से संबंधित मानता है कि वो दोनों अपृथक है। अपृथक मतलब अलग अलग नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। अरस्तु का न्याय वाक्य क्या मानता है? दोनों अलग अलग हैं। और क्लासिकल भारतीय दर्शन शास्त्र का न्याय का मत निगमन और आगमन को एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष रूप मानता है। ये भी गलत। एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष मानना, ये भी क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएगी। नहीं, एक मिनट, सॉरी, क्या कह रहे हैं? अरस्तु का न्याय वाक्य निगमन और आगमन के बीच अपृथक्करण नहीं, अपृथक्करण नहीं होगा, पृथक्करण। दोनों के बीच क्या करता है? अंतर करता है। और क्लासिकी भारतीय दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, न्याय कामत की बात करते हैं, तो निगमन और आगमन को एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष रूप में माना जाता है। आगमन और निगमन को एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष माने जाते हैं, इसीलिए इसे अलग अलग नहीं कर सकते। क्या कर सकते? इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉल्स है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएंगे, यहां पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने कितने 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए। कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ठीक है, कल वाली सीरीज जाएंगे, कल वाली सीरीज में आपको क्या मिल जाएंगी, अगले इसके 20 मिल जाएंगे, लगभग 40 क्वेश्चन, केवल इंडियन लॉजिक से 40 क्वेश्चन। इसी तरह के मैं टर्म ढूंढ रहा हूं जहां से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि वो क्वेश्चन आपको करवाऊं, ताकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सके। और इसको अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि जो भी मैं फ्री मैराथन सीरीज शुरू करने जा रहा हूं उसका बेनिफिट आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन की तरफ।